Hello friends, my name is Vicky and you all are welcome your YouTube channel Commerce Circle। तो कैसे हो आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का चैप्टर 2। ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स जो है आपके खुद के होते हैं, इसको बोल सकते हो कि ये मेरा है। ठीक है, जैसे अभी आपके पास क्या है? पेन। पेन आपका क्या है? एसेट है। ठीक है, बुक। बुक क्या है आपका? एसेट है, जिसको यूज़ करके आप फ्यूचर में क्या कमा सकते हो? बेनिफिट कमा सकते हो। ठीक है, एसेट्स आपके तीन तरह के होते हैं: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब बात आती है करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कैश। कैश तो ऐसे कैश होता है। ठीक है, बैंक। बैंक से भी आप पैसे जब चाहे निकाल सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, डेटर्स। आपको पता है डेटर्स क्या होते हैं? तो डेटर्स क्या होते हैं? जब आप सेल करते हो, ठीक है, जैसे मैं आपके पास आया, मान लो आपका बिजनेस है लैपटॉप का। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा मेरे को 10 लैपटॉप आपसे परचेज़ करने हैं। आपने कहा ठीक है, एक लैपटॉप 50,000 का है, तो 10 लैपटॉप जो आपके 5 लाख के हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट आपको आफ्टर 1 मंथ करूँगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपने सेल तो की है लेकिन उधार में की है। ठीक है, तो जो उधार सेल होती है और जिसको आपने उधार में सेल की है, उन पर्सनस को आप बोलते हैं डेटर्स, क्योंकि उनसे आपको पैसे लेने होते हैं। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल्स। अभी बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बी आर मीन्स होता है बिल्स रिसीवेबल्स। तो डेटर्स क्या होते हैं? उन्होंने बोल दिया कि वो आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये डेट स्पेसिफाई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बिल रिसीवेबल्स में क्या होता है कि ये आपको एक डेट दे देंगे कि वो इस डेट पे आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो वो आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डेटर्स जो लिख के दे दे कि हम इस डेट को पेमेंट कर देंगे, वो आपके बन जाते हैं BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल्स। उसके बाद आती है आपकी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री क्या होती है बताओ? जिस भी चीज़ का आप बिजनेस करते हो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। जैसे आपका लैपटॉप का बिजनेस है तो लैपटॉप आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपका बिजनेस लैपटॉप का ना होकर टीवी का, टेलीविज़न का है, तो टीवी आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। आपका बिजनेस फर्नीचर परचेज सेल करते हो आप, फर्नीचर आपकी इन्वेंट्रीज हो जाएगी। आया समझ में? जिस चीज़ का बिजनेस करते हो उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप किराए पे रहते हो तो आपका मंथ स्टार्ट होते ही आपको किराया पे करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस के भी आपका, आपने उसको एंजॉय नहीं किया बेनिफिट को, लेकिन फिर भी आपको पहले पेमेंट करनी पड़ गई है, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, जैसे आप मोबाइल की रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड रिचार्ज कराते हो, पहले आप क्या करोगे? रिचार्ज करोगे, उसके बाद आप बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं करंट एसेट। ऐसी होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जिसके लिए आपने काम तो कर दिया है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको आपने परचेज किया है यूज़ करने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए, या फिर जो जिन एसेट्स को आप आफ्टर 12 मंथ सेल करते हो उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स आपके दो तरह के होते हैं: टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से? नाम से पता लग रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो वो है आपके टेंजिबल एसेट, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो वो है आपके इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल क्या है? ये जो आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ना, जैसे करंट एसेट्स के एग्जांपल, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको आगे अकाउंट्स पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आपको नॉन करंट के एग्जांपल पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ये आपके दो तरह के होते हैं: टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन्स।
ये तो को पता ही होगा, लैंड मीन्स ज़मीन, बिल्डिंग समझते हो आप, फर्नीचर समझते हो, मशीन समझते हो, ठीक है। अब आते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल। अब वो सर गुडविल क्या होती है? आपने नाम सुना होगा अग्रवाल स्वीट्स, सबने सुना होगा, है ना। आप अग्रवाल स्वीट्स पे मिठाई लेने जाते हो, वो आपको महंगी मिलेगी, है ना। और वही मिठाई अगर आप अपने आसपास की किसी लोकल दुकान से लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अग्रवाल स्वीट्स का क्या है, नाम है, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करता है। तो गुडविल क्या होती है? आपका नाम होता है कंपनी का, जिसके कारण आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो ही गुडविल है, अदरवाइज गुडविल नहीं है। उसको बताता है पेटेंट्स, पेसेंट नहीं, पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स क्या होते हैं? मान लो आपको कोई प्रोसेस पता है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये प्रोसेस कोई और फॉलो ना करे, ठीक है, तो आप क्या करा लोगे, अपने उस प्रोसेस को पेटेंट करा लोगे कि आपके अलावा इसको कोई और यूज नहीं करेगा। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक लोगो होता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, बजाज का अलग लोगो है, होंडा का अलग लोगो है, मारुति सुजुकी का अलग है, किया मोटर्स का अलग है, ठीक है। वो होते हैं ट्रेडमार्क्स, इनको आप टच नहीं कर सकते हो, है ना। गुडविल को आप महसूस कर सकते हो, पेटेंट्स को भी आप महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। वो सब क्या है? आपके नॉन टेंजिबल एसेट्स। अब आता है तीसरा, कौन सा? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जो कि एक्चुअल में एसेट्स ही नहीं होते हैं, नाम से पता लग रहा है फिक्टिशियस, ठीक है। ऐसे एसेट जो एक्चुअल में एसेट नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको अपने एसेट साइड शो कर रखा होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? आपने एडवर्टाइज के लिए एक्सपेंस तो आज कर दिया, लेकिन आने वाले कई साल तक आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद और क्या सकते हैं इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ सकता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो मीन्स आपको प्रॉफिट होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो आपको लॉस होता है। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो आप उसको एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट्स में शो कर सकते हो। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है लायबिलिटीज, ठीक। लायबिलिटीज क्या होती है? जो आपको क्या करनी होती है, बताओ? जो आपको पे करनी होती है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। किसको पे करनी है? तो ये आपको पता लगेगा कि आपकी लायबिलिटीज दो तरह की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या? जो आपको खुद को पे करनी है, जैसे कैपिटल, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या? जो आपको बाहर वालों को पे करनी होती है, जैसे करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। आया समझ में? अब करंट लायबिलिटी क्या होती है? जैसे करंट एसेट थे, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो करंट एसेट है। ऐसे ही करंट लायबिलिटी है कि अगर आप एक साल के अंदर पे कर दोगे अपनी लायबिलिटी को तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जिसके एग्जांपल्स क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। आपको सर ये होता क्या है? तो क्या होता है ये? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसा आपने किसी को सेल किया था तो जिस पर्सन को सेल किया उधार में उससे आप पैसे लोगे तो आपका डेटर बनता था। ऐसे अगर आप किसी से परचेज करते हो उधार में तो अब आपको उसको पे करना है। क्या करना है? पे करना। जब आप पे करोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका क्रेडिटर्स। मतलब ऐसा पर्सन जिसको आपको पे करना है वो बन जाएगा आपका क्रेडिटर्स। ऐसे होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? ऐसा क्रेडिटर जो लिख के दे दे कि हम इस टाइम को पे कर देंगे, वो बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपके बैंक में है 1000 रुपीज़, या मान लो आपके बैंक में है 1,00,000 रुपीज़ और आपने पेमेंट कर दी 1,10,000 के ऊपर। सर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, हमारे बैंक में अगर 1000 रुपीज़ है तो हम 1000 ही पे कर पाते हैं, उससे ज़्यादा पे नहीं कर पाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है करंट अकाउंट में चलता है। उसमें क्या होता है कि आपको बैंक एक लिमिट दे देता है कि आप अपने अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उससे ओवर एंड अबव कितना पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो आपको पे कर देने चाहिए थे लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, ठीक है। जैसे मान लो आपका रेंट ड्यू हो जाता है 1 तारीख को,
लेकिन आपने अब तक पे नहीं किया है। आज हो गई है मान लो 20 डेट, ठीक है, आज 20 तारीख हो गई है। तो अब आपका जो एक्सपेंस है वो क्या हो गया है, आउटस्टैंडिंग, ओवरड्यू हो गया है। तो ये आपकी क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई है। आया समझ में। अब लास्ट है आपकी एडवांस इनकम। तो सर इनकम में लायबिलिटी कैसे, अब समझना, आपने पैसा तो ले लिया है लेकिन अभी तक आपने उसके लिए काम नहीं किया है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। आपने पैसे लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एडवांस इनकम। आया समझ में। इसके बाद आती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी समझ में आया, ऐसी लायबिलिटी जो 30 डेज के अंदर मतलब विद इन 12 मंथ्स पे कर दी जाए, वो होती है करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी जो आफ्टर 12 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर के बाद जो पे की जाती है उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब जैसे रुको, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये तुमने पहली बार सुना है नाम। चलो, डिबेंचर्स क्या होता है कि जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करती है, या तो बैंक से लोन लेती है ना, या फिर शेयर इशू करती है, या फिर डिबेंचर्स इशू करती है। हाँ, डिबेंचर्स इशू करती है, मतलब कि कंपनी को जब पैसा चाहिए, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम होता है डिबेंचर्स। उसमें जिससे भी जिस पर्सन ने भी उसको उधार दिया उसका नाम लिख के उसको दे देती है। अब अगर सर डिबेंचर्स में क्या फ़ायदा है, तो इसमें क्या है कि आपको इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होता है, यहाँ पे ए मिस है, ये स्पेलिंग मिस्टेक आप इग्नोर कर देना। तो लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, ऐसे लोन जो आपको 1 साल के बाद पे करने हैं वो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएंगे। आया समझ में। आगे चलते हैं। अब आते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या, आपको जो पैसा मिलता है कैसे मिलता है, एक आपको मिलता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, एक आपको मिलता है कैपिटल रिसिप्ट से। अब सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो जब आप सेल करते हो, क्या करते हो, सेल करके आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सर कौन सी सेल ऑफ गुड्स क्या होती है, जैसे इन्वेंट्री और गुड्स एक ही बात है कि जिस चीज़ का बिजनेस करते हो उस चीज़ को आप सेल करोगे, उससे जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। जैसे आप लैपटॉप का बिजनेस करते हो, आपने लैपटॉप की सेल की तो उससे जो पैसा आया उसको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और सर मैं तो गुड्स सेल नहीं करता, मैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और मैं लोगों को, या चलो चार्टर्ड अकाउंट छोड़ दो, आप टीचर मान लो, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और बदले में फ़ीस चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेल क्या है, सर्विसेज, जो मैं अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ उससे जो पैसा आएगा मेरा, मतलब जो स्टूडेंट्स से जो मेरे को फ़ीस मिलेगी वो मेरी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जब आप फिक्स एसेट को सेल करते हो, किसको सेल करते हो, फिक्स एसेट्स को जब आप सेल करते हो उससे जो पैसा आपको मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जैसे आपका बिजनेस तो लैपटॉप का है और आपने सेल कर दी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से जो पैसा आएगा उसको कहा जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। आया समझ में। रिसिप्ट्स क्लियर हो गई, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर आपके 3 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या, डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। जैसे आपको सैलरी पे करनी पड़ रही है, रेंट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ये सब आपका क्या है, कमीशन पे करनी पड़ रही है, सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, ऐसे एक्सपेंस जो आपको डे टू डे करने होते हैं, कभी कभार करने होते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स को आप परचेज करते हो तो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, ये सब क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंस है। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर हो तो आज ही है लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले 2-3 साल तक मिलता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट तो आपने आज कर दी है लेकिन उसका फ़ायदा आपको आने वाले 2-3 साल तक तो मिलता है, ठीक है। जैसा आपने ऐड सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी क्या आती है ऐड, ये ऐड है ना, कब आती थी, लेकिन हमें आज भी याद है, आज भी हमें उसका बेनिफिट उस कंपनी को हो रहा है। आया समझ में। आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म्स रह गई है वो मैंने सारी एक साथ लिख दी है, एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे अकाउंट्स है ना, आप
कहते हो कि मुझे अकाउंट्स की क्लास लेनी है, तो वो अकाउंट्स होता क्या है? तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सेल्स अकाउंट है, उसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे? सारी सेल्स रिकॉर्ड करोगे, है ना। ऐसे ही परचेज अकाउंट है, उसमें क्या रिकॉर्ड करोगे? सारी परचेज रिकॉर्ड करोगे, है ना। ऐसे ही सैलरी अकाउंट है, उसमें क्या रिकॉर्ड करोगे? सारी सैलरी रिकॉर्ड करोगे। तो क्या समझ में आया व्हाट इज अकाउंट? तो अकाउंट एक स्टेटमेंट है। क्या है अकाउंट? एक पर्टिकुलर हेड है ना। स्टेटमेंट नहीं, एक पर्टिकुलर हेड है जिसमें क्या करते हो आप? सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। जैसे सेल्स अकाउंट, सेल्स का एक पर्टिकुलर हेड हो गया, उसमें आप सारी सेल्स यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अकाउंट्स। अब अकाउंट्स कैसे बनता है? तो आपका जो अकाउंट्स है वो कुछ इस तरह से बनता है, टी शेप में, ऐसे। ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से समझिए आप। डेबिट साइड क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको कहा जाता है डेबिट साइड। क्रेडिट क्या होता है? राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो अकाउंट हो गया, अकाउंट्स के साथ साथ आपका एक ये डेबिट हो गया है, एक ये क्रेडिट हो गया है। अब आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? तो ड्राइंग से पहले हमें समझना चाहिए कैपिटल की कैपिटल क्या होती है ना। तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल अमाउंट होता है जो कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल, ठीक है। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो राइटिंग में मत जाना। क्या होते हैं कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो प्रोप्राइटर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब अगर हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लेते हैं तो उसको कहा जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका जो एविडेंस होता है उसको कहा जाता है वाउचर। जैसे आप गए शॉपिंग मॉल में, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ परचेज की, ठीक है, तो उस शोरूम से आप जब भी बाहर आ पाओगे जब आप सिक्योरिटी गार्ड को या गेटमैन को बिल की बिल आप शो कर दोगे, उसके बाद ही वो आपको बाहर आने देगा। तो जो बिल है वो आपका क्या है? वाउचर, एविडेंस है कि आपने वहाँ से कुछ परचेज किया है। आई समझ में? इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट तो समझते हैं, आपको जो छूट मिलती है। अभी डिस्काउंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ताकि आपको कैश जल्द से जल्द मिल सके, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा ठीक है। आपने कितने का? मैंने कहा 50,000 का लैपटॉप है। आपने कहा ठीक है, लेकिन मुझे उधार में चाहिए। मैंने कहा ठीक है, उधार ले जाओ आप। अगर उधार लेकर जाओगे तो आपको 50 का लैपटॉप 52 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 50 का हज़ार जो लैपटॉप है मैं आपको 48,000 का दे दूँगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ? आपको 2,000 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि ताकि आपसे कैश जल्दी से रिकवर हो सके, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको 2,000 का डिस्काउंट दिया तो ये आपके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्योंकि और मैंने दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है ये लॉस होता है, जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। हाँ, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं। अब आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक लैपटॉप आपका जो 50,000 का है, लेकिन अगर आप 5 लैपटॉप परचेज़ करते हो तो आपको एक लैपटॉप जो है वो 48,000 का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पर लैपटॉप 2,000 का क्या दे दिया? डिस्काउंट। क्यों दिया? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप परचेज कर सको। तो ऐसे डिस्काउंट को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होती है? तो बैड डेब्ट्स क्या होती है? ऐसे डेटर्स होते हैं जो कि हमें पेमेंट करने से मना कर देते हैं, उनको कहा जाता है बैड डेब्ट्स। आपने मेरे को 50,000 का लैपटॉप सेल कर दिया है, ठीक है। मैंने कहा था आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अब 10 दिन बाद मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो उस केस में
मैं आपके लिए क्या बन जाऊंगा, बैड डेब्ट्स। अब आपको मुझसे पैसा नहीं मिलेगा, आपका लॉस हो चुका है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, तो ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। क्या होती है कि स्टेटमेंट होती है जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करती है कि आपके पास कितने एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जो भी आपकी बुक में वैल्यू लिखी है बुक वैल्यू हो जाएगी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता है सॉल्वेंट है। ऐसा पर्सन जो पे नहीं कर सकता इंसॉल्वेंट। जैसे अभी मैं लैपटॉप आपसे परचेज़ किया था और अब मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, है ना। आपके लिए बैड डेब्ट हो गई थी जो। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर क्या होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है क्या, परचेज। परचेज क्या होती है, जब आप परचेज करते हो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को, उसको ही कहा जाता है परचेज। ठीक है, ऐसे ही सेल्स, सेल्स क्या होती है, जब आप गुड्स की सेल करते हो तो उसको कहा जाता है सेल्स। इससे ही बनता है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, अब आपने कुछ परचेज किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको वापस कर दिया, तो क्या बन जाएगी, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न क्या होती है कि आपने किसी को सेल किया था और आपके पास वो गुड्स वापस आ गई, तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न है। ऐसे ही है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या समझा था मैंने आपको, जब आप सेल करते हो और जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू। एक्सपेंस क्या, सेल करने में जो खर्चा है आपको, परचेज़ करने में जो खर्चा है उसको एक्सपेंस बोल दिया जाता है। जब आप रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपका आता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान लो रिवेन्यू है 50,000 की, एक्सपेंस है 40,000, 10,000 का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि रिवेन्यू है आपका 40,000 का और एक्सपेंस है आपका 50,000 का, तो 10,000 का वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आपको सर गेंस क्या है, अब मान लो आपने फिक्स एसेट को सेल किया, किसको सेल किया, फिक्स्ड एसेट को। अब फिक्स एसेट आपने खरीदा तो था 20,000 का और उसको बेच दिया 22,000 का, तो जो 2,000 एक्स्ट्रा मिले आपको वो आपकी क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा, ना कि प्रॉफिट होगा। आई समझ में। अब अगर आपको किसी और टर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी टर्म रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।